सो हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर कंपोजिशन की, जहां पर हमने कई सारे आर्किटेक्चर कंपोजिशन को देखा। यूनिटी, बैलेंस, प्रोपोर्शन, रिदम, हायरार्की, कंट्रास्ट। तो अब इन्हीं आर्किटेक्चर कंपोजिशन को हम डिटेल में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में इसमें हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 4 प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर कंपोजिशन की, जहां पे हम यूनिटी, बैलेंस, प्रोपोर्शन और स्केल की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर कंपोजिशन में जो हमारे पास सबसे पहली चीज आई है वो है यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वननेस। यूनिटी मींस वननेस एंड इंडिकेट्स हार्मनी अलोंग द डिफरेंट बिल्डिंग एलिमेंट्स। देखिए, जब हम कोई बिल्डिंग को देखते हैं, खास करके आप अगर हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर को देखें, तो उन सारे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर में आपको एक समानता नजर आएगी, एक यूनिटी नजर आएगी। वो जिस पर्टिकुलर, जैसे अगर फ्रंट में कुछ कॉलम के कंपोजिशन लिए हैं, तो वो कॉलम का ही मल्टीपल टाइम्स यूज किया गया होगा। ठीक है। Dominating mass place the center or convenient place, make a point and destroy the duality और competition। जहां पे खास करके कोई एक प्रीवियस आप हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको टॉप डोम नजर आएगा, या फिर आपको कोई आर्क का शेप नजर आया है तो वो आर्क का शेप आपको कंटिन्यू नजर आएगा। इस तरीके से चीजें आपको दिखाई देंगी। तो जब भी हम यूनिटी की बात करते हैं तो इसको एक दूसरे लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूनिटी अचीव्स बाय द कंसिस्टेंट यूज ऑफ लाइन, कलर्स, यूज मटेरियल, टेक्सचर और विद इन डिजाइन। तो जब आप किसी चीज में यूनिटी देखना चाहते हैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप अगर सेम कलर टोन को यूज कर रहे हैं, बार बार रिपीटेशन ऑफ मटेरियल हो रहा है, टेक्सचर टोन वैसी यूज हो रही है, लाइन वैसे यूज हो रहे हैं, या रेक्टेंगुलर या सर्कुलर कोई शेप है तो वो उस तरीके से यूज हो रहा है, तो ये आपके किस चीज के अंदर आएंगे? यूनिटी के अंदर आएंगे। आपको एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही होगी जिसमें ऊपर गुम्मद का शेप आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है कि भले हमने उसको अलग अलग सेगमेंट में बनाया, लेकिन यूनिटी दिखाई दे रही है कि वो कलर ऑफ कंट्रास्ट, इस तरीके से चीजें सारी यूज करी गई हैं। तो दैट इज कॉल्ड योर यूनिटी। वो आपका क्या कहलाएगा? यूनिटी कहलाएगा। अगर हम आर्किटेक्चर कंपोजिशन के दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरे कंपोनेंट की बात करें, तो वहां है आपके पास बैलेंस। बैलेंस क्या है? इन द डेफिनेशन टर्म, बैलेंस the part of design are equally distributed to create a sense of stable for both physical and visual balance exist। देखिए, जब आप किसी स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस ये होता है कि अनइवननेस ना आए, ऐसा ना लगे कि इनफॉर्मल बैलेंस हो रहा है, कोई चीज कम और कोई चीज बहुत ज्यादा दिख रही है। तो हम उसे मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं कि एक बैलेंस सिस्टम तैयार करते हैं, सिमेट्रिक सिस्टम लेते हैं, जिसके कारण आपको हर एक चीज बैलेंस फॉर्म में नजर आए, कोई कम ज्यादा नजर ना आए। ठीक है। तो इससे आपकी क्या होती है? स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी दिखाई देती है। स्टेबिलिटी दोनों तरीके की हो सकती है, फिजिकल स्टेबिलिटी और विजुअल बैलेंस। ठीक है, फिजिकल बैलेंस और विजुअल बैलेंस। तो अगर हम बैलेंस को देखें तो हमने बैलेंस को टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सिमेट्रिकल बैलेंस, जिसे हम फॉर्मल बैलेंस भी कहते हैं, असिमेट्रिक बैलेंस या इनफॉर्मल बैलेंस, रेडियल बैलेंस, वर्टिकल बैलेंस, हॉरिजॉन्टल बैलेंस। आइए इन्हें डिटेल में जान लेते हैं कि सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, रेडियल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बैलेंस क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं सिमेट्रिक बैलेंस की बात करूं या फॉर्मल बैलेंस की बात करूं, तो ताजमहल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा सिमेट्रिक बैलेंस के लिए। The element within the design are indicate the relation of center line और एक्सिस। अगर आप ताजमहल को देखें तो ताजमहल को बीच से अगर आप एक वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लें और बीच से कट करें तो बैलेंस है, वो दोनों तरफ एक जैसा दिखाई दे रहा है, या कहना चाहिए कि मिरर इमेज आपको उस तरीके से दिखाई दे रही है, एक एक्सिस लाइन के अलोंग, या फिर आपने वाई एक्सिस की कोई लाइन ड्रॉ कर ली या सेंटर लाइन ले ली जहां से आपको बैलेंस नजर आ रहा है, दोनों तरफ एक जैसा दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो
अगर हम उसे फ्रंट फेस से कट करें या बैक फेस से कट करें, वो दोनों ही फेज में एक जैसा दिखाई देगा। अगर हम बात करें इनफॉर्मल बैलेंस या एसिमेट्रिक बैलेंस की, तो इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन आर नॉट इंडिकेट बट आर इक्वल टू विजुअल वेट। अगर आप कोई एक बिल्डिंग देखते हैं, जैसे फ्रांस की एक बिल्डिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इस बिल्डिंग को आप जब देखेंगे तो इस बिल्डिंग में आपको सिमेट्री ना ही तो वाई एक्सिस पे नजर आएगी ना एक्स एक्सिस पे नजर आएगी। एक तरफ ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेट करा हुआ दिखाई देगा, एक तरफ कम दिखाई देगा, और अनइवननेस सी नजर आएगी। तो डिमांड्स होती हैं कई जगह, इस तरीके की नीड्स होती हैं, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। रेडियल बैलेंस, थर्ड वन इज अ रेडियल बैलेंस, डिजाइन एलिमेंट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। कई जगह टॉप डोम जहां पे होता है, या हम बात करें किसी ऐसी प्लेसेस की, रिलीजियस प्लेसेस की, तो वहां पे ज्यादातर सेंटर में या टॉप डोम पे इस तरीके से रेडियल बैलेंस लिया जाता है, जिससे आपको देखने में वो एलिमेंट बहुत अच्छा लगता है और उसमें सिमेट्रिसिटी भी देखी जाती है। वर्टिकल बैलेंस की अगर हम बात करें तो द टॉप एंड बॉटम पार्ट आर इक्वल। जैसा टॉप का पार्ट है और बॉटम का पार्ट है वो इक्वल है, तो ये एक वर्टिकल बैलेंस को क्या कहता है, शो करता है। हॉरिजॉन्टल बैलेंस, द पार्ट ऑफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर इक्वल, तो दैट इज केस ऑफ हॉरिजॉन्टल बैलेंस, तो दोनों तरफ अगर इक्वल है तो वो इसमें आएगा। चलिए, यूनिटी और बैलेंस के बाद अब हम समझने वाले हैं प्रोपोर्शन को। प्रोपोर्शन क्या होता है? द डायमेंशन ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट विद रेस्पेक्ट टू वन अदर गिव्स द प्लीजिंग इफेक्ट। तो जब हम किसी चीज को लेते हैं तो ज्यादातर हम उसे ऐसा अनइक्वल नहीं लेते हैं। प्रोपोर्शन या मात्रा कुछ इस तरीके से ली जाती है कि जैसे अगर मैं एक स्क्वायर लिविंग रूम लूं, तो a square living room fails to create good impression, but rectangular one, the length about 1.2 or 1.5 times width, gives the pleasing effect through the generate reason the give understability या tunneling effect। तो जब अगर आप कोई रूम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई हॉल बना रहे हैं, लिविंग रूम बना रहे हैं, और वहां पे आप उस रूम को स्क्वायर शेप में रखेंगे, तो वो उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा अगर उसके कंपैरिजन में आप उसको रेक्टेंगुलर कर लें। जैसे कि अगर उसकी लेंथ 1 है या 10 फीट का लेंथ, एक डायमेंशन उसका 10 फीट है और दूसरा 12 से 15 फीट है, तो वो ज्यादा सही लगेगा, ज्यादा यूटिलाइज होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। इस तरीके से हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन को लेते हैं। प्रोपोर्शन को समझने के लिए हम एक गोल्डन रेशियो को भी समझ लेते हैं। गोल्डन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। इट इज डिवाइन प्रोपोर्शन यूज फॉर ब्यूटी एंड बैलेंस इन द डिजाइन ऑफ आर्ट। ये एक आपको इमेज नजर आ रही है जिसके अंदर हमने क्या करा है, गोल्डन रेशियो लिया है। आपको एक स्पाइरल सा इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। छोटे बॉक्स के अंदर फिर बॉक्स का दायरा बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, ABCD स्तंभ में नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे चीज बढ़ती जाती है उस हिसाब से हम प्रोपोर्शन और रेशियो को क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। अगर हम इस हैंड का एग्जांपल लें, तो अगर इस पूरे हम पॉइंट को देखें, इसे 1 के रेशियो में कंसिडर करें, तो ये 1.5 या अप्रोक्स 1.6 के लगभग होता है। तो ये गोल्डन रेशियो है। जब भी हम किसी चीज को क्रिएट करते हैं, आप हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर देख लें कोई भी, तो वो सारे गोल्डन रेशियो में बनाए जाते हैं। ताजमहल इसके लिए या एफिल टावर इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल रहेगा। आप जब उनको देखेंगे तो बॉटम से लेके टॉप और लेफ्ट और राइट साइड उनकी सिमेट्री को जब आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि किस तरीके से गोल्डन रेशियो को इसके अंदर लिया गया है। प्रोपोर्शन एंड स्केल, यहां पे हम प्रोपोर्शन के साथ स्केल की भी बात कर रहे हैं। कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट इन द डिजाइन विद रिस्पेक्ट टू साइज। अब जैसे कोई बिल्डिंग है, वो नॉमिनल हाइट में बनाई गई है G+2 G+3, और उसके बाजू में कोई बड़ा सा टावर है, तो वो उस प्रोपोर्शन को डिफर कर रहा है। वो अपने आप को ज्यादा इंडिकेट कर पाएगा कंपैरेटिवली उस बिल्डिंग के। वैसे अगर हम रेशियो की बात करें, गोल्डन रेशियो या गोल्डन मीन्स की बात करें, तो 3:5 रेशियो इज द
गोल्डन रेशियो, ये गोल्डन रेशियो के टर्म में लिया जाता है। यहीं पे अगर हम स्केल की बात करें, प्रोपोर्शन के बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं स्केल की, तो द स्केल इन द आर्किटेक्चर कंपोजिशन मींस द प्रॉपर रिलेशन इन डिफरेंट एलिमेंट वन अदर एंड होल। द स्केल इज कंसिडर विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, like the size of door, window, staircase are different for the residential building when compress monumental or public building। तो जैसे हमने बिल्डिंग एलिमेंट जब देखे यूनिट 1 के अंदर, तो वहां हम जब टेबल्स देख रहे थे तो डोर के साइज जो है वो रेसिडेंशियल के लिए डिफर कर रहे थे और कॉमर्शियल या पब्लिक बिल्डिंग के लिए अलग थे। ऐसे ही स्टेयर केस में अगर हम बात करें तो जनरली स्टेयर केस की जो विड्थ थी वो रेसिडेंशियल में जनरली कम होती है, लेकिन अगर आप पब्लिक बिल्डिंग में देखें तो स्टेयर की विड्थ क्या होती है, ज्यादा होती है। अमूमन हम जो है 1.1 मीटर 1.5 मीटर ये रेसिडेंशियल के लिए लेते हैं, जबकि 2 to 3 मीटर हम, या डिपेंड्स करता है टाइप ऑफ बिल्डिंग पे, बढ़ा के हम लेते हैं किस चीज के लिए, कॉमर्शियल और पब्लिक बिल्डिंग के लिए। ऐसे ही राइज और ट्रेड की वैल्यू भी डिफर करती है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए और पब्लिक बिल्डिंग के लिए। तो वही आपके एक स्केल का पॉइंट है। द प्रॉपर स्केल इज एसेंशियल फॉर द बेटर एंड कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ द प्रोपोर्शन। तो जो हमने प्रोपोर्शन करा है, अनुपात करा है, उस अनुपात के लिए स्केल का होना बहुत जरूरी है, जब भी हम उसको समझ पाएंगे। द साइज ऑफ डोर, विंडो, स्टेप्स में चाहे वो आपके राइज और ट्रेड की बात कर रहे हो, हैंडरिल या हाइट की बात कर रहे हो, शुड बी शूट यूजर क्रिएट्स फीलिंग एंड कंफर्ट, फीलिंग ऑफ कंफर्ट। तो जब कोई व्यक्ति उसे यूज कर रहा है तो अगर हम उसे प्रॉपर प्रोपोर्शन स्केल के साथ देंगे तो वो आसान रहेगा यूज के लिए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, काम करना है। हालांकि ये जो प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर कंपोजिशन है, अगर हम इसमें बात करें तो अभी हमने 4 समझे हैं। अगली वीडियो में हम बाकी के बचे हुए जैसे कि रिदम है, आपका कंट्रास्ट है, इनके बारे में भी समझेंगे। सो थैंक यू सो मच।